वेलकम बैक। अच्छा जी, हम प्रीवियस जो हमारी वीडियो है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं कहा था, आई वॉज डिस्कसिंग कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बना हुआ देखेंगे हम, जो कि अक्रूवल बेसिस पे बना हुआ होता है। तो सेल्स में से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, वी गेट नेट सेल्स, और वहाँ से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर परचेजेज में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू IAS 1 जमा होने, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कैरिज इनवर्ड्स, वो हम जमा कर लेंगे। अगर परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करना है तो हम माइनस कर लेंगे। और जनाब आली हमारे पास नेट परचेज आएगी, वी आर सपोज टू ऐड टू ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज इज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। अब जब एक्सपेंस माइनस कर रहे होंगे तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट काम करेगा, नॉट कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। यानी कि तमाम एक्सपेंसेस जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके वक्त हम ये जहन में रखेंगे क्या कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी कैश का आउटफ्लो नहीं देखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे दैट सर्विसेज रिसीव्ड और वी डिड नॉट रिसीव द सर्विस। अगर हमने सर्विस रिसीव कर ली तो एक्सपेंस हो गया। यू गेट द पॉइंट। दूसरी बात, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी वो भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड हुई अक्रूवल, और अगर कोई कैश बेस पर होगी तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर एक्सपेंसेस कोई कैश बेस पर होंगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, अगर किसी उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सारे एक्सपेंस, सारी सेल्स में से, सारी रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करने के बाद वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो वी गेट नेट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है बात। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये कैश फ्लो में आएगा एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। तो अब जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो तो है अक्रूवल बेसिस का नेट प्रॉफिट। तो आपको उस प्रॉफिट को कैश बेस्ड बनाना होगा। और एक और बात याद रखनी है, व्हाट इज दैट प्रॉफिट शुड बी बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग नेचर। जबकि इनकम स्टेटमेंट वाला जब इनकम स्टेटमेंट बना रहा था तो उस वक्त उसने नॉन ऑपरेटिंग गेन और एक्सपेंसेस को भी अकाउंट फॉर किया था। जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसने लॉस को एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया था, या गेन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया था। वी आर हियर इन दिस सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो विच इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एनी दिस टाइप ऑफ एनी एक्सपेंस और एनी इनकम। यानी हमें इस ऑपरेटिंग सेक्शन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को नहीं लेना, सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को लेना है, वो भी हमें कैश बेस्ड लेनी है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट हमें गिवन था उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया इनकम स्टेटमेंट से, और वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी इंटरेस्ट और टैक्स उसमें से निकला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं। यू गेट द पॉइंट। अब अगली बात जनाब आली ये है कि अब आप इस नेट प्रॉफिट में वो तमाम एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देंगे जो नॉन ऑपरेटिंग हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बल्कि मुझे डायरेक्टली यूं कहना चाहिए कि ये वो एक्सपेंस है जो कैश के आउटफ्लो से ताल्लुक नहीं रखते, जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर द करंट ईयर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, या एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, राइट, एमोटाइज होते हैं वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन एक्सपेंसेस की वजह से कैश का आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। लेकिन चूंकि उस एक्सपेंस को मैं एज ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले शख्स की हैसियत से उन एक्सपेंस को एक्सपेंस मानने के लिए तैयार नहीं हूं IAS 7, अकॉर्डिंग टू IAS 7, लिहाजा वो एक्सपेंसेस एड बैक हो जाएंगे। यहां तक क्लियर होगी बात। अब अगर वो एक्सपेंस सीधे सीधे गिवन है तो वेरी गुड। अगर वो एक्सपेंसेस गिवन नहीं है तो हमें, अगर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस गिवन नहीं है तो हमें फिर अलाउंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो होगा उसको बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट का सहारा लेना पड़ेगा, और दो बैलेंस शीट दी हुई हैं, ईयर 1 और ईयर 2। तो ईयर 1 में अगर अलाउंस दिया हुआ है 5000 और ईयर 2 में 7000 अलाउंस की फिगर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ईयर में, और सेकंड ईयर का इनकम स्टेटमेंट भी है और सेकंड ईयर की बैलेंस शीट भी है, लेकिन सेकंड ईयर का इनकम स्टेटमेंट पूरा नहीं दिया, खाली प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अगर आपसे पूछेगा कितना है करंट ईयर में, तब 7000 और 5000 का जो डिफरेंस लेंगे 2000, दैट इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस।
हाँ, अगर एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि करंट ईयर में कोई एसेट बिक गया जिसका कोई अलाउंस था जनाब आली 500, टोटल एक्यूमुलेटेड अलाउंस था 500। तो जब कोई एसेट बिक जाता है तो उसका जो अलाउंस होता है, उसको अलाउंस असल में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है हमेशा। एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट। तो जितना एक्यूमुलेटेड अलाउंस क्रेडिट होके वो जो अलाउंस हर साल क्रेडिट हुआ उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड अलाउंस, एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो वो जितना अलाउंस है वो सब भी डेबिट होना चाहिए। जब एसेट बेच देते हैं तो अलाउंस डेबिट हो जाता है, एसेट क्रेडिट हो जाता है, और उसके अगेंस्ट में जो पैसा आता है वो पैसा डेबिट हो जाता है। वो पैसा एसेट की कॉस्ट नहीं होती, वो पैसा होता है जो एसेट को बेचने के बाद मिला। तो अब बॉटम लाइन क्या है कि अगर अब हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर का निकालना है, तो अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनेगा उसमें एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि 5000 होगा क्रेडिट साइड पे, और 7000 अब हो गया, तो 2000 का एक्सपेंस बढ़ा। तो 2000 का एक्सपेंस की वजह से 2000 आपने क्रेडिट साइड पे जमा किए तो 7000 का बैलेंस हो गया। और 500 रुपए चूंकि आपने अलाउंस को राइट ऑफ किया है क्योंकि एसेट बेच दिया है, तो अब 7000 में से 500 गए तो कितने बचे भाई? फिर अब आपका टोटल अलाउंस जो है वो 6500 रुपए का अलाउंस बचा। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि भाई टोटल अलाउंस कितना बचा, तो आप कहेंगे 6500। कोई पूछे करंट ईयर में एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ, तो 2000 एक्सपेंस चार्ज हो गया आपका। यू गेट द पॉइंट? सो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके दोनों अलाउंसेस के डिफरेंसेस होते हैं। अब आगे चलते हैं कि भाई हमारे पास जो ओपनिंग है वो कितना पड़ा है 2000, और हमारे पास जो डेबिट में है वो कितना है 500। आई कम अगेन, ओपनिंग कितना पड़ा है 5000 और डेबिट में कितना हो गया 500, तो 4500 हो गया। तो 4500 और अब हो गया 7000। तो इस केस में 2000 नहीं था, सॉरी 2000 नहीं है, 7000 माइनस 4500, तो कितना आया 2500 करंट ईयर का एक्सपेंस बना। चाहे बैलेंस शीट में 5000 दिया हुआ, 7000 दिया हुआ है, ओपनिंग 5000 क्लोजिंग 7000, हम समझ रहे हैं 2000 ना, 2000 नहीं, क्योंकि वो जो रिवर्स हुआ वो ड्यूरिंग द ईयर हुआ। तो इसका मतलब ओपनिंग क्रेडिट साइड पर आपने टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग साइड पर लिखा 5000, ड्यूरिंग द ईयर आपने 500 लिखा। तो 5000 में से 500 चूंकि डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपका अलाउंस गिर गया, अलाउंस राइट ऑफ हो गया क्योंकि आपका एसेट बिक गया। तो 5000 में से 400 गए, 500 गए, तो बचे कितने 4500। और अब एंडिंग बैलेंस कितना चाहिए 7000। तो 4500 से हम जंप करके 7000 पे पहुंच गए। तो 2500 रुपए का एक्सपेंस चार्ज हुआ करंट ईयर में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हुआ, वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए, और वही एक्सपेंस कैश फ्लो में बनाते वक्त एड बैक हो जाना चाहिए। लास्ट आइटम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसका हमें देखना है क्या डिफरेंसेस। करंट ईयर में अगर मेरे पास इन्वेंट्री थी 5000 की, बैलेंस शीट 1 जो है 1 ईयर की बैलेंस शीट में मेरे पास इन्वेंट्री थी 4000 की, और सेकंड ईयर में 6000 की हो गई, तो इसका मतलब मैंने इन्वेंट्री खरीदी 2000 की। तो 2000 से इन्वेंट्री बढ़ी तो इसका मतलब कैश कम हुआ। यही तरीक़ाकार अकाउंट रिसीवेबल के साथ भी होगा। तो हमें यहाँ पर कैश फ्लो बनाते वक्त कैश का और बैंक का हमें डिफरेंसेस नहीं लेना, हमें तमाम उन करंट एसेट्स का लेना है जो कि ऑपरेटिंग नेचर के हैं। इसी तरह करंट लायबिलिटीज का भी डिफरेंस लेना है, हमें उनके भी डिफरेंसेस देखने हैं, और उनके डिफरेंसेस से भी कैश या तो इंक्रीज करेगा या कैश डिक्रीज कर जाएगा। यू गेट द पॉइंट? अब ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस लेकर हम सब टोटल कर लेंगे, यानी हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था वो जो नेट प्रॉफिट से लिया था, हमने इनकम स्टेटमेंट से लिया था नेट प्रॉफिट, उसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिया था। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो हमने प्रॉफिट उसमें टैक्स और इंटरेस्ट भी ऐड बैक कर लिया था, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिया था। अगर कोई लॉस हुआ था जो कि इनकम स्टेटमेंट वाले बंदे ने रिकॉर्ड किया हुआ है, उस लॉस को ऐड कर दिया था। अगर किसी किस्म का गेन हुआ है डिस्पोजल पे, उस गेन को हम माइनस कर देंगे। एंड फाइनली क्या होगा कि हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को देखकर, अगर वर्किंग कैपिटल में किसी करंट एसेट्स में इजाफा हुआ तो कैश कम हुआ, अगर किसी करंट एसेट में कमी हुई तो कैश बढ़ा। इसी तरह करंट लायबिलिटीज़ को देखेंगे, अगर किसी करंट लायबिलिटीज़ में इजाफा हुआ तो इसका मतलब कैश बढ़ा, अगर किसी करंट लायबिलिटीज़ में कमी हुई तो कैश कम हुआ। यू गेट द पॉइंट? इन सारे टोटल को जब हम ले लेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यू गेट द पॉइंट? अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि कैश फ्लो फॉर्मेट, तो जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो वैसा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। बहुत सारे फॉर्मेट पढ़ें।
सेकंड एक्टिविटी जो कैश फ्लो की होती है, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर उसने आपको दो बैलेंस शीट दी हुई है, ओपनिंग में लिखा हुआ है बिल्डिंग 5000 और एंडिंग में लिखा हुआ है बिल्डिंग 9000, तो इसका मतलब 4000 की सीधी सीधी बिल्डिंग खरीदी। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई बिल्डिंग बिक भी गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बिल्डिंग बिकती है तो डबल एंट्री क्या बनेगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये ट्रांजैक्शन भी टी अकाउंट में लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे ओपनिंग में कितना था आपके पास, ओपनिंग में था आपके पास 5000, ठीक है, एंडिंग में था 9000, और जो बिल्डिंग बिकी उसकी कॉस्ट थी 2000, वो 2000 वाली बिल्डिंग मिली, वो कितने में बिकी हम वो बात नहीं कर रहे। तो अब हम कैसे करेंगे कि हम 5000 ओपनिंग में जब बिल्डिंग बिकी तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था, एसेट है वो 5000, और बिल्डिंग जब बिकी तो 2000 हमने क्रेडिट किया, तो 5 में से 2 गए, तो पीछे कितने बचे, 3, और अब बिल्डिंग हो गई है 9000 की, एंडिंग बैलेंस 9000 है, तो इसका मतलब 3 से बढ़ के बिल्डिंग कितने की हो गई, 9 की हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अब 6000 की ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग खरीदी गई। यू गेट द पॉइंट। जिस तरह से हमने अलाउंस अकाउंट को बनाकर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था, इसी तरह बिल्डिंग का टी अकाउंट बनाने के बाद हमें करंट ईयर का बिल्डिंग की परचेज, बिल्डिंग की सेल मिल जाएगी। हमने बिल्डिंग कितने की सेल की, कितने पैसे हमें बिल्डिंग से हमने परचेज कितने की, सॉरी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस 9000 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस पहले कितना था हमारे पास, 5, बिल्डिंग जो बिकी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2, तो 5 में से 2 गए तो पीछे बचे 6, 5 2 गए पीछे गए 3, क्या हो गया मुझे, 5 में से 2 गए तो पीछे बचे 3, और अब हो गए कितने, 9। तो भाई 3 और 9 का डिफरेंस क्या हो गया, 6000 से हमारा एसेट बढ़ा। यू गेट द पॉइंट। इसका मतलब 6000 से हमारी बिल्डिंग की एक्सपेंस का आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। यू गेट द पॉइंट, वेरी गुड। सो बिल्डिंग आई तो कैसा गया, हाँ, ये जो 2000 की बिल्डिंग थी इस पर 500 रुपए का प्रोविजन भी लगा हुआ था, हमने प्रोविजन अकाउंट में उसको लिया था, तो अब इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रह गई थी, 1500। सपोज हमने इस बिल्डिंग को 1200 में बेच दिया, तो ये 1200 का कैश का इनफ्लो हुआ। ये इनफ्लो हम कैश फ्लो में दिखाएंगे इन्वेस्टिंग सेक्शन में। और ये जो 300 का, हमारी बिल्डिंग कितने की थी, 1500 की थी, और हमने इसको बेचा 1200 में, तो 300 का जो लॉस है वो लॉस इनकम स्टेटमेंट वाला रिकॉर्ड करेगा, जो हम कैश फ्लो में ऐड बैक कर देंगे। तो आपने देखा कि बिल्डिंग की सेल की वजह से हमें, अगर टी अकाउंट हमने प्रॉपर तरीके से बनाना सीख लिए, तो हमारा डिस्पोजल अकाउंट, हमारा बिल्डिंग का टी अकाउंट, फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी ये सारे के सारे अकाउंट जो हैं ये मिलकर हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देंगे, ये गेन और लॉस देंगे, ये परचेज ऑफ एसेट देंगे, और ये कैश प्रोसीड फ्रॉम द फिक्स एसेट्स देंगे। अगर टेक्निकल सवाल करेंगे तो बस ये करेंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल क्या करेंगे। अगली बात, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आपने प्लस भी ले लिया कैश का और माइनस भी ले लिया, और आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश आ गया। 2 बातें कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दी, उससे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दी। अब सुनिए नई बात, लास्ट बात है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो लास्ट एलिमेंट है जिससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, इसमें 2 चीजें देखेंगे। नंबर 1, अगर ये प्राइवेट लिमिट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने शेयर इशू किए, तो डबल एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब पैसा आया। ये शेयर कैपिटल कहां से देखेंगे, 2 बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल था 50,000 का पहली बैलेंस शीट में, और दूसरी बैलेंस शीट में 60,000 का, तो कितने से बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया, तो 10,000 का कैश आ गया। ये गेट द पॉइंट। इसी तरीके से अगर हमने शेयर को रिडीम किया, रिडीम का मतलब होता है बाइंग बैक, हमने अपने 5,000 के शेयर्स शेयर होल्डर से वापस ले लिए, तो पैसे देंगे ना उनको, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, इसका मतलब पैसा गया। तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लास्ट आइटम, लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने, किसी से लंबी मुद्दत का कर्जा लिया आपने, तो इसका मतलब वो कर्जा जो है, बेसिकली वो जो कर्जा है उसकी वजह से कैश बढ़ा, इंक्रीज इन कैश। सो इंक्रीज इन कैश का मतलब पैसा आया, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो पैसा आएगा। और अगर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन की, पेमेंट ऑफ लोन नहीं होता, रीपेमेंट, अगर आपने रीपेमेंट ऑफ लोन की तो रीपेमेंट की वजह से कैश घटा। यू गेट द पॉइंट।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो इस एक्टिविटी को, इस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की जो मैंने बात की, इसको भी हम कहाँ लेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले लेंगे। सो फाइनली क्या हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और फाइनली आपके पास फाइनेंसिंग की वजह से। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था ये मैंने इनडायरेक्ट मेथड से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई परेशानी हो, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल accountsteacher@gmail.com। मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर दें, यू विल गेट मैनी इंफॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ए कंप्लीट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, आपको मैं वहाँ पर फेसबुक पे डाल दूंगा, और उसकी जो वीडियो होगी वो यूट्यूब पर मौजूद होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू गुड लक।